हेलो रोहान, अस्सलाम वालेकुम। CO2 फ्रैक्शनल CO2 लेज़र रिसर्फेसिंग ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दिस इज़ मी डॉक्टर आमना उस्मान। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको जब हम नेक्स्ट वीडियोस पुट अप करें तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएं। आज हम रिसर्फेसिंग को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम CO2 लेज़र को डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या करती है और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए और क्या रिस्क हैं। CO2 बेसिकली एक लेज़र का नाम है जिसके अंदर डिफरेंट मोड्स आते हैं। बेसिकली कटिंग भी आता है, रिसर्फेसिंग भी आता है, और फिर आजकल कुछ और भी मोड्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। एब्लेटिव लेजर है जहां पे आपको स्किन के ऊपर कटिंग की जरूरत हो या रिसर्फेसिंग की जरूरत हो। इट्स वन ऑफ एन एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार। बाय कटिंग आई मीन आपको स्किन टैग है, आपको सेबोरिक केराटोसिस है, आपको चेरी एंजियोमा बना हुआ है, आपने कोई मोल हटाना है, फ्यू सेकंड्स टक and it's gone. I mean, this works as fast, very precisely cutting the skin from रिक्वायर्ड एरिया ताकि आसपास की स्किन डैमेज ना हो। इसके मुकाबले में पहले कॉटरीज आते थे, फिर प्लाज्मा पेन्स आ गए। प्लाज्मा पेन्स अब काफ़ी अंडर पावर्ड है, कॉटरीज थोड़ी ओवर पावर्ड है, स्कारिंग का चांस बहुत ज़्यादा रहता है कॉटरीज के साथ। सो इन CO2 यू कैन मैनेज द फ्लुएंस, यू कैन मैनेज द आउटपुट एनर्जी एंड यू कैन मैनेज द डेप्थ्स एंड यू कैन मैनेज एवरीथिंग। सो द पैरामीटर्स आर सो मच इन कंट्रोल। द सरफेस एरिया जो आपका वर्किंग एरिया वो इट्स सो मच इन कंट्रोल दैट इज सो मच प्रिसाइज, क्रिस्प, विदाउट पुटिंग द सराउंडिंग एरिया एट रिस्क ऑफ इंजरी। दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो इसके अंदर से हीट आ रही होती है, एनर्जी आ रही होती है, कटिंग मोड होता है, रिसर्फेसिंग मोड होता है, एब्लेटिव मींस दिस। उसके बाद इसका एक रिसर्फेसिंग मोड होता है, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे अगर आपको छोटे छोटे पोर्स हैं या आपने स्किन लिफ्टिंग करनी है या आप चाहते हैं कि आपकी छोटे मोटे एरिया जैसे नॉन सर्जिकल ब्लेफरोप्लास्टीज हैं, अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी है, हल्का फुल्का फाइन लाइन रिडक्शन आपने करना हो, स्किन को टाइटनिंग करना हो, जनरल ग्लो एंड रेडियंस करना हो, ग्लास ग्लो स्किन के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। Why? Because it has a very nice control of depth and surface area and energy. So when you have a nice control on the treatment you're doing on the skin, तो आप बहुत कम आप नुकसान पहुंचा सकते हैं स्किन को, या रिस्क बहुत कम हो जाते हैं, रिस्क मिनिमलिस्टिक हो जाते हैं। Having said that, it's the most riskiest laser to be done in our skin type, Asian skin type. Skin type 4, 5, 6 and partially skin type 3 are the highest risk treatment for CO2 lasers. Why? It's because एक तो ये कि CO2 laser has to be a well standard or QC controlled equipments only, because जिन machines की calibration in control नहीं होती, यानी उनकी energy output जो है वो fluctuate करती है। Sometime let's say it's giving 12 joules and sometime it's giving 8 joules, and यानी single shot, या वो energy सही deliver नहीं कर रहे single shot में, fluctuation आ रही है, या area के ऊपर कहीं पे energy ज़्यादा deliver हो रही है कहीं पे नहीं। वो CO2s are craziest risk to our skin type। आमतौर पे वो CO2s बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ नहीं होती। फिर मैं चाइनीज़ कहती हूँ तो हमारे सामीन जो हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं, वो कहते हैं चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है। डेफिनेटली चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ लेज़र टेक्नोलॉजीज़ में अभी चाइना पीछे है, एंड मे बी यू नो इन अपकमिंग एरा और अपकमिंग टाइम्स बहुत अच्छा काम कर लेगा। और फिर लोग कहते हैं कि बहुत सारी अमेरिकन मशीन्स चाइना में बन रही हैं, वो डेफिनेटली वो अमेरिकन मशीन्स ही हैं जो चाइना में बन रही है। चाइना की ऐसी मशीनें अभी तक उतनी फेमस नहीं हुई जितनी अमेरिकन मशीन्स हैं, बिकॉज देयर आर सम QC कंट्रोल्स एंड देयर आर सम कैलिब्रेशंस एंड यू नो दे मेक फ्यू पार्ट्स फ्रॉम चाइना, फ्यू फ्रॉम जर्मनी, फ्यू फ्रॉम एंड देन दे असेंबल। मे बी दैट्स वाई some of the equipment is well worked with, लेकिन some of the equipments are very, I don't like working with them because they are more risk to the skin. Okay, I'm not an engineer, but I'm a doctor, so what I do is what my machine is doing to my client. So I always try to stick to some renowned brand, laser brands. ऐसे ही जैसे आप कोई भी चीज़ अच्छे ब्रांड की उठाते हैं क्योंकि वो रिलायबल होगा, ऐसे हम भी लेजर्स के लिए कुछ renowned brands को रिलाई करते हैं for all their good points, because of their calibrations, because of their standard, because of their results, so many other things. Okay, ये consider करना कि substandard, poorly calibrated, no QC control equipment can deliver as good results as QC control equipment. I think it's false and it's a big lie. तो इसलिए सबसे पहले अगर आप अपने स्किन के ऊपर CO2 चूज ही कर रहे हैं, well to me for many of our clients it'll be the last treatment of choice because of already patients showing up with pre-existing melasma, pigmentation issues, dark tone, dual tone, sun damaged skin. I don't want to make their skin go more risky, and because some of our clients show up they have their routines, they are working, और कुछ लोगों ने धूप में बहुत काम करना है, कुछ का हीट में बहुत काम है, so जब वो उसको अवॉइड
अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो आई डोंट वांट टू पुट माय पेशेंट्स ऑन दिस रिस्की ट्रीटमेंट्स। मुझे ये पसंद आएगा कि आई माइट डिलीवर अ लिटिल लेसर रिजल्ट्स बट आई डोंट वांट टू इंजर देयर स्किन मोर। ओके, सो दिस इज माय फिलॉसफी, कीपिंग माय पेशेंट स्किन safer than making it too beautiful for a short period of time and then they land into another crucial scenario, फिर उसके वो इलाज कराते रहें। CO2 का सबसे बड़ा रिस्क है ablative injury to the skin, heat trauma to the skin, और उसके बाद आपको सुर्खी सुर्खी रहती है, फिर आपको उसका PIH पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन बन जाती है। और हम कितना भी अपने क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट कर लें, वो उतना ख्याल नहीं रखते, वो उतना उसको सीरियस नहीं लेते, उनका स्किन बर्न होने शुरू हो जाता है। और फिर थोड़े से मसाइल से शुरू किया था, लेट्स से ओपन पोर से शुरू किया था, अब आपके चेहरे पे छाइयाँ आ गई हैं। That's why CO2 is a very, very risky treatment. It should be under QC control equipment, under renowned equipments, under expert hands only, and only if there is no other choice of treatment for your problems. कुछ हमारे clients होते हैं जो इतना afford नहीं कर सकते, तो fractional CO2 का क्योंकि consumable cost कम होता है, तो वो it can be a cheaper alternative to the treatment। लेकिन ये नहीं कि सस्ता है तो रिस्क कर लें स्किन को। Only if it's safer for your skin, only then go for it। और आप नहीं डिसाइड कर सकते अपने लिए कि ये सेफ है कि नहीं, आपका डॉक्टर ट्रीटिंग फिजिशियन ही डिसाइड करेगा कि ये आपका ट्रीटमेंट सेफ आपके लिए है कि नहीं। इफ यू हैव एनी अंडरलाइंग पिगमेंटेशन इश्यूज इन योर स्किन और यू हैव स्किन टाइप 4, 5, 6, CO2 is a 90% no for you. If you have your jobs that you have a lot of heat exposure, a lot of skin exposure, a lot of rubbing and friction on the skin, CO2 cannot be a good choice of treatment for you also. अगर आपने CO2 बिल फर्स्ट चूज़ कर लिया, इंडिकेशंस क्या है CO2 की, मैंने आपको बताया, आपने स्किन टैग हटाना है, कोई वॉट्स हटाने हैं स्किन से, आपको ब्लेफरोप्लास्टी, आईलिड ड्रॉप कर रहा है उसको लिफ्ट करना है, आपको स्कार रिडक्शन करना है, आपको चेरी एंजियोमा से वो हटाने हैं, आपको किसी किस्म का कोई स्किन टैग है या B9 स्किन ट्यूमर है उसको हटाना है, मोल्स को हटाना है, आपको ओपन पोर्स को ठीक करना है, फाइन लाइंस को ठीक करना है, आपको स्लाइट स्किन टाइटनिंग करनी है, रिसर्फिंग करनी है, स्किन की ग्लो एंड रेडियंस है, एंटी एजिंग है, स्किन लिफ्टिंग है, ये सब कुछ अगर आपने करना है, CO2 इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट combined with other treatments, or if done only like a individual treatment we can do it. There are certain areas जहाँ पे CO2 का कोई रिस्क नहीं है, जैसे आपके बाजू के ऊपर बचपन के जवानी के निशान पड़ जाते हैं, वो कुछ बच्चों ने आउट ऑफ चाइल्डहुड गलतियों में वो निशान डाल लेते हैं बाजू पे, कोई आपको ट्रॉमा स्कार है, कोई एक्सीडेंट स्कार है, आपको स्ट्रायाज हैं बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स हैं, आपका कोई ऑपरेशन का कोई स्कार है, सिजेरियन हुआ है उसके बाद कोई स्कार्स हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए बॉडी के ऊपर आप CO2 ईजिली करा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम फेस, बॉडी के लिए CO2 बहुत रिस्की ट्रीटमेंट नहीं है, बट नॉट फॉर वेरी डार्क स्किन टाइप। वेल, आई मस्ट नॉट कॉल डार्क स्किन टाइप द स्किन टाइप 5 और 6, लेकिन चूँकि हमारे इलाकों में बॉडीज़ आमतौर पे कवर्ड होती हैं, इतना सन डैमेज नहीं हो रहा होता, हीट से इतना एक्सपोज नहीं होते, तो रिलेटिवली सेफर होता है ओवर द बॉडी। सो अगर आप CO2 चूज़ कर रहे हैं आपके फेस के लिए, अगर आपकी स्किन टाइप 1, 2, 3 है, यानी इट कम्स इन अंडर अ फेयर जोन, CO2 यू कैन गेट इट एनी टाइम। अगर आपकी स्किन टाइप 4, 5, 6 है या कोई अंडरलाइंग स्किन पिगमेंटेशन इश्यूज हैं, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग CO2 ट्रीटमेंट। व्हाट आर द रिस्क फॉर CO2? मैंने आपको बता दिया, छाइयाँ और पिगमेंटेशन इज़ द बिगेस्ट रिस्क ऑफ CO2 लेज़र। ओके, इफ़ नॉट डन बाय एन एक्सपर्ट हैंड, इफ़ नॉट डन फॉर अ राइट पेशेंट। जैसे मैं कहती हूँ कि अ ट्रीटमेंट डन इन अ राइट हैंड for a right patient at right time can be an excellent choice, lekin if all three goes wrong, it can be a worse choice. Choose your physician wisely, choose your equipment wisely, and choose your indication wisely. लेकिन CO2 कहीं पे बहुत ही अमेजिंग ट्रीटमेंट है और उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, जैसे कि स्कार्स ऑन द आर्म्स, एक्सीडेंट स्कार्स, पोस्ट सर्जिकल स्कार्स ऑन द बॉडी स्ट्रेच मार्क्स, body lifting, body tightening, skin tightening over the arms, skin tightening over the legs, it works excellent. और डाउन टाइम क्या होता है CO2 का? CO2 डू कैरी बिट ऑफ डाउन टाइम। अगर आपका CO2 लेज़र हो चुका है या आप प्लान कर रहे हैं, कीप इन माइंड कि तकरीबन 2 हफ्ते आपको शुरू के फ्यू डेज तो आपको स्कैब्स रहते हैं, फिर वो स्कैब्स शेड हो जाते हैं, लेकिन अनटिल 2 वीक्स यू स्टिल एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग पिगमेंटेशन इफ़ यू आर एक्सपोज टू टू मच हीट और टू मच सनलाइट, टू मच रबिंग और टू मच ड्राइनेस। तो अगर आपने CO2 करा लिया या कराने का सोच रहे हैं, अपनी कुछ अगर आप वर्किंग है तो छुट्टी प्लान करें 7, 8, 10 दिन की, ताकि आप उस डाउन टाइम को जैसे आपका रिकमेंडेड है आफ्टर केयर उसको आप मैनेज कर सकें। एंड ऑब्वियसली ड्यूरिंग द डाउन टाइम ऑफ CO2, पोस्ट CO2 एटलीस्ट 2 वीक्स, आप चेहरे के ऊपर कोई भी होम रेमेडी, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट, नो सनलाइट और नो हीट वाला सारा एलिमेंट होता है।
और अगर आप करा चुके हैं, कीप इट हाइड्रेटेड बिकॉज हाइड्रेटेड स्किन इज़ ऑलवेज लेस रिस्कियर स्किन फॉर पिगमेंटेशन। और सन ब्लॉक तो ऑब्वियसली इसके बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि सन प्रोटेक्शन इज़ 100 on 100 मस्ट फॉर योर स्किन, चाहे आप CO2 करा रहे हैं चाहे नहीं। लेकिन अगर CO2 के बाद आप सोच रहे हैं तो CO2 कराने के बाद रिसर्फिंग है या कटिंग है, धूप में बगैर सन ब्लॉक के जाने का कोई तस्वुर नहीं है। नाउ लेट्स से कि आपने CO2 कराया और अब आपको पिगमेंटेशन बन गया। एज लॉन्ग एज इस PIH पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन इट कैन बी डेल्ट इजीली। आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के पास जाएं, आप हमें भी ऑनलाइन ले सकते हैं और उसका 2 से 3 महीने आप ट्रीटमेंट कराएं तो वो ठीक हो जाएगा और रिस्क ऑफ पिगमेंटेशन टर्निंग इनटू मेलास्मा कैन बी रिड्यूस। लेकिन अगर वो छाई बन गई है, अर्लियर छाई कैन बी ट्रीटेड ईजियर एंड क्विकर, लेकिन जितना जितना डिले होता रहेगा, जितनी इंजरी होती रहेगी, डर्मल मेलास्मा होता रहेगा और इवन हार्डर टू फिक्स होता रहेगा। और अगर आपको छोटे मोटे कोई पिगमेंटेशन इश्यूज आ भी गए हैं, स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन करते करते, प्रॉपर एक्सफोलिएंट यूज़ करते करते ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप काइंडली उसके लिए खुद से कोई तजर्बा फेस पे ना करें, ओनली टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस। और कोई भी किसी किस्म का किसी लेज़र के बाद किसी किस्म का कोई इशू आ जाए, उसके लिए उसी ट्रीटिंग फिजिशियन के पास जाएं, दे हैव सॉल्यूशंस फॉर यू। बिकॉज किसी किस्म के ट्रीटमेंट के बाद कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ जाए या स्लाइट कॉम्प्लिकेशन, नॉन कॉम्प्लिकेशंस, डॉक्टर्स आर अवेयर ऑलरेडी। जब पेशेंट करा लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम आता है, वो घबरा जाते हैं, वो डॉक्टर को अवॉइड करते हैं, गुस्से में होते हैं, नहीं जाते हैं। हालांकि फॉर अ डॉक्टर इट्स अ वेरी माइनर काइंड ऑफ इश्यूज एंड दे कैन डील विद इट फॉर विद इन 2-3 days। लेकिन जब आप डॉक्टर को नहीं जाते हैं और ऑल फॉल मशवरे मानते हैं और आप नॉन डॉक्टर एडवाइसेस के ऊपर चलते हैं तो फिर नुकसान ज़्यादा हो जाता है। ट्रस्ट योर डॉक्टर व्हेनेवर यू चूज अ डॉक्टर, कीप ट्रस्टिंग देम, ताकि आप फिर उनकी एडवाइस लेते रहें, ताकि आप किसी और मसले में फॉल ना करें। चूज़ योर फिजिशियन वाइजली। थैंक यू।